गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो आप सभी लोगों को पता है कि लगातार सेशन चल रहा है, बट कल मैं सेशन नहीं ले पाया था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट वीडियो ज़रूर मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपने जो डाउट है उसको आप लोग क्लियर कर पाएँ। तो आज का जो है सेशन 16 है। सेशन 16 सेशन 1 से लेकर के 15 तक कंप्लीट हो चुका है। हर एक सेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जो लोग आज नए हैं, जो इस चैनल पे जुड़े हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग सेशन 1 से लेके 15 तक जैसे ही टाइम मिले आप लोग उसको भी कंप्लीट करिए और लगातार जुड़ते रहिए। सेशन का जो है टाइमिंग 9 बजे का रहता है, लेकिन समटाइम्स समय नहीं मिलने के कारण 10 बजे भी रहता है। तो 9 बजे तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिए, चैनल एक बार देखते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं कुछ नॉलेज कैप्सूल करके शेयर करते रहता हूँ, कुछ टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसको भी आप लोग ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन जहाँ भी मुझे दिख जाता है अच्छा क्वेश्चन, मैं उसको शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें। और बाकी के समय आप अपना सेल्फ स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। काफ़ी लोग जॉब में हैं, वो ये कहते हैं कि सर क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए? तो स्पेशल वीडियो तो मैं बनाऊँगा। फिलहाल ये समझिए कि आप अपना समय सीरियसली 4 घंटा कम से कम आप अभी से इसके ऊपर दीजिए, अपने प्रिपरेशन के ऊपर 4 आवर्स सीरियसली, और वैसे 5 घंटा। तो 4-5 घंटा आप समय निकालिए और कोशिश करिए वीकेंड में कुछ दिनों तक वीकेंड के जो आपके प्लान्स हैं उनको पोस्टपोन करिए और उसमें आप लोग ज़्यादा समय दीजिए। जो वर्किंग है उनके लिए मैं सलाह दे रहा हूँ, और लगातार जो है आप कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम फ्री रहते हैं उनकी तैयारी कम होती है, और जो काम कर रहे होते हैं उनकी तैयारी ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि वो अपने आप के टाइम को ये ऐसा सोच के लगाते हैं कि नहीं मेरे पास समय कम है, और वो सीरियसली पढ़ते हैं, सीरियसली तैयारी करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, तो फिर ऐसे में उनकी तैयारी उतना ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अपने आप को उतना जो है सीरियसली नहीं लेते हैं प्रिपरेशन को, और फिर सोचते हैं कि चलो शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, दिन में पढ़ लेंगे, फिर सो लेते हैं, थोड़ा-सा खा लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। तो ऐसे में नहीं हो पाती है। तो जो लोग वर्किंग हैं उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सही ट्रैक पे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो फ्री टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए, और वीकेंड में जो मैंने सजेस्ट किया आपको कि उसमें ज़्यादा टाइम आप दीजिए। बाकी अलग से वीडियोज़ तो मैं बनाऊँगा ही, अलग-अलग रणनीति के ऊपर क्या करना है, लेकिन कोशिश करिए कि सेशन के साथ ही जुड़े, सेशन में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों को डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। कोई अपडेट आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, तो वो सब बातें भी हम सेशन में ही चर्चा कर लिया करेंगे, क्योंकि सेशन एक ऐसा है कि ये फिक्स है कि सेशन होगा। ड्यूरेशन इसको ही 5 मिनट 10 मिनट हम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और कंसाइज़ फॉर्म में मिल जाएगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और बाकी तैयारी भी एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी चल रही है। अब रही बात यहाँ पर जो सेशन हमने इससे पहले लिया हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया, और नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ हमने बहुत सारा सेशन किया। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा। अब जो है मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया, वैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया, लेकिन आप लोग को उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डीबीएमएस है, 1 बाय 1 सब कुछ कराया जाएगा। अगर हम लगातार लगे रहेंगे और डेली अगर 1 घंटे 50 मिनट का भी अगर आपको मैं सेशन देते रहूँ तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। बाकी धीरे-धीरे और भी चीज़ें कैसे क्या करना है सब मिलेगा, बस चिंता नहीं करना है, और बस सेशन को सपोर्ट करना है। इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इसको शेयर करें, और सब्सक्राइबर की संख्या है वो शायद विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है कुछ दिनों से। सब्सक्राइबर थोड़ा-सा जो लोग भी देखें और आपको लग रहा है कि नहीं आपके प्रिपरेशन में हमारी जो एफ़र्ट है वो हेल्पफुल है, तो आप लोग ज़रूर इसको सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं भी अपना समय जो भी निकाल पाता हूँ समय इवनिंग में, और जो भी टाइम है उसको मैं प्रॉपरली, एक होता है ना एंथुसियास्टिक वे से मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ कंटेंट्स वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो सेशन है आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज डिस्कशन बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। खास कर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स वगैरह, डेफिनेशंस वगैरह हम कुछ कुछ पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक, बेसिक्स पढ़े थे, बट हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। फंक्शंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज। और कल के सेशन के बारे में मैं बताता हूँ। कल हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, क्योंकि आज फंक्शंस पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट और उससे जुड़ा हुआ शेड्यूलिंग का पार्ट है, स्पेशली एक सेशन मैंने रखा हुआ है। और फिर क्वेश्चन और करेंगे उसके आगे। सेशन 16 टॉपिक समझ में आ गया। अब एक बार जो लोग इससे पहले के क्लास में जुड़े थे, मैं एक क्विक रिवीजन लेके चलता हूँ 5 से 10 मिनट का। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में बी डिजाइन टू यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू सोल्व यूजर्स नीड विच आर एज फॉलोज। यूजर के नीड को फुलफिल करना, मतलब यूजर के टास्क को प्रोसेस करना, परफॉर्म करना। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है पहला, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम रिजाइड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम। अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, इसको समझना है। सबसे पहले आपको जानना है कि रैम एक मेन मेमोरी है जिसको रैंडमली एक्सेस करता है। प्राइमरी मेमोरी है, कौन एक्सेस करता है? तो ये एक्सेस करता है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जब इसको एक्सेस करता है तो सबसे पहले देखता है कि कितने प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल इन मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम रिजाइड इन मेन मेमोरी। When one job is unable to execute because of the IO operation, it switches to another program and allow that program to run. अगेन यहाँ पर देखिए प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस वंस इट इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। जैसे ही मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम है, वो वही प्रोग्राम प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस अलग नहीं है, प्रोग्राम ही प्रोसेस हो जाता है जब वो मेन मेमोरी में लोड होता है। तो अगर यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, मोर देन वन प्रोग्राम। अगर सपोज प्रोग्राम ए है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है किसी कारण से, उसको इनपुट आउटपुट कुछ ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, तो प्रोसेस बी अगर है तो क्या करेगा, प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक समझ गए होंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन टाइम शेयरिंग a small amount of time is allocated for the processing simultaneously. The time sharing operating system allow multiple programs to simultaneously share the computer resources. Multiple programs एक साथ रन हो सकते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन। टाइम शेयरिंग मीन्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इससे पहले वाला भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो इसी पर आधारित था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप। बैच का मतलब क्या होता है? ग्रुप। मतलब एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाता है और पूरे बैच को प्रोसेस किया जाता है। नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप, पूरे ग्रुप को एग्जीक्यूट किया जाता है। This operating system is responsible for scheduling the jobs according to the priority and the resources required. प्रायोरिटी के आधार पर जॉब को शेड्यूल किया जाता है और जो रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है उसके बेसिस पे। इट इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। नेक्स्ट है इसमें द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वर्क इन टू स्टेप्स एज फॉलोज। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसको भी रीड करिएगा। द फर्स्ट स्टेप डील विद द स्टोरेज ऑफ प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ अ बैच कलेक्शन नोन एज एक्यूमुलेशन ऑफ जॉब।
जॉब के कलेक्शन को एक्यूमुलेशन कहा जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ जॉब्स। कुछ भी स्टोर करने को एक्यूमुलेशन कहते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, बैच मीन्स कलेक्शन, ठीक। स्टोरेज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस को स्टोर किया जाता है, जितने भी प्रोसेस है उसको एक ग्रुप में स्टोर किया जाता है, जिसे एक्यूमुलेशन ऑफ जॉब कहा जाता है। और अगला स्टेप क्या है, द जॉब्स आर प्रोसेस्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर विद इन द बैच, और उस बैच के अंदर सीक्वेंशियल मैनर में उसको प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर प्रोसेस ए बी सी डी ई ये 5 है एक बैच में, जॉब है, तो ए को एग्जीक्यूट किया प्रोसेस किया जाएगा, फिर बी को, फिर सी को, डी को, ई को। ये एक बैच बना दिया जाता है, और बैच के अंदर प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है वो सिक्वेंशियली होता है, 1 बाई 1 होता है। तो ये 2 स्टेप जो होता है बैच प्रोसेसिंग में होता है। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। The main objective of real-time operating system is their quick and predictable response to events than any other operating system। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो वैसे सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं और वैसे सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं जिसको इमीडिएट रिजल्ट देना होता है, इमीडिएट आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू रिस्पॉन्ड an event within a predetermined time, मतलब quickly, it must have primitive kernels to execute a program। They are often used in applications such as flight reservation system, military applications, etc। इस टाइप के एप्लीकेशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। MS DOS के बारे में आप जानते हैं कि अर्ली वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके बारे में हमें थोड़ा-सा, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड किया हमने, टाइप्स ऑफ MS-DOS कमांड्स। एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज कमांड। कमांड क्या है, इंस्ट्रक्शंस को ही कमांड कहा जाता है। ठीक, MS-DOS में कमांड कैसे दिया जाता है, MS-DOS CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने बताया था CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें जो दिया जाता है कमांड वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब हमें याद होना चाहिए ईच प्रोसेस और ईच टास्क एसोसिएटेड विद द कमांड, एक कमांड याद करना पड़ेगा। ठीक है, द MS-DOS कमांड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का MS-DOS का कमांड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार का कमांड होता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ अपना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। इंटरनल कमांड क्या है, इंटरनल कमांड आर बिल्ट इन, देखिए इंटरनल का मतलब क्या, बिल्ट इन कमांड्स ऑफ MS-DOS स्टोर द कमांड, स्टोर्ड इन द कमांड इंटरप्रेटर। जैसे नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, कीवर्ड्स हैं जो बिल्ट इन वर्ड है, ऑलरेडी कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड करता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, इंटरनल कमांड्स आर बिल्ट इन कमांड्स ऑफ द MS-DOS स्टोर्ड इन द कमांड इंटरप्रेटर फाइल command.com, या कमांड इंटरप्रेटर जो है cmd.exe है। ठीक है, command.exe। ठीक है, these commands reside in memory if the system is at prompt। ठीक है, सी होता है ना, C:/। ठीक है, इस तरीके से कमांड हम लिखते हैं। सम ऑफ द इंटरनल कमांड्स आर डेट, टाइम, डायरेक्टरी, VAR, etc। ये सब इंटरनल कमांड्स हैं। एक्सटर्नल कमांड्स आर द सेपरेट प्रोग्राम फाइल्स दैट रिजाइड इन द DOS डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है इंटरनल कमांड स्टोर्ड इन द कमांड इंटरप्रेटर फाइल, और एक्सटर्नल कमांड्स रिसाइड इन द DOS डायरेक्टरी। MS-DOS is not case sensitive so that command can type in either lower case upper case। MS-DOS के जो कमांड्स होते हैं उनको अपर केस और लोअर केस दोनों में किसी में भी टाइप किया जा सकता है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव।
डॉस के कमांड्स। तो यहाँ पर कमांड्स में थोड़ा सा कुछ कमांड्स देखना है, जैसे dir कमांड जो होता है, dir लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है कि कुछ कमांड्स आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे तो समटाइम्स आपको बेनिफिट इसका मिल जाता है। ठीक है, एक होता है cd मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है, और chdir भी इसको लिखा जाता है, नेविगेट और मूव टू अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी। तो dir कमांड का जो है काम क्या है, लिस्ट ऑल फाइल्स ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। चेंज डायरेक्टरी क्या है, cd chdir, नेविगेट और मूव टू अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी। rd और rmdir, rd मीन्स रिमूव डायरेक्टरी, एंड इसको ऐसे भी लिखा जाता है rmdir मतलब रिमूव डायरेक्टरी, कोई डायरेक्टरी रिमूव करना इसके लिए है। ट्री कमांड डिस्प्ले ऑल डायरेक्टरी पाथ्स, डायरेक्टरी के पाथ को डिस्प्ले करता है, कौन सा कमांड है, ट्री कमांड है। उसके बाद पाथ कमांड है, सेट सीक्वेंशियल सर्च पाथ फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। उसके बाद है सब्सटीट्यूट कमांड, SUBST, ठीक है, सब्सटीट्यूट्स अ स्ट्रिंग अलाइज फॉर द पाथ नेम। फॉर्मेट डिस्क, डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट डिस्क फॉर डॉस फाइल्स, फॉर्मेट कमांड है। कॉपी कमांड होता है, कॉपी वन और मोर फाइल्स टू अनदर लोकेशन। एंड एक्स कॉपी है, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड देयर सब डायरेक्टरीज। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं इसका आपको नोट्स PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। या और भी कोई सोर्स है आपके पास तो MS DOS के कमांड्स में से कुछ कमांड्स इंपॉर्टेंट आप खुद ही समझ जाएंगे, उसको लर्न करिएगा। ठीक है, डिलीट फाइल्स के लिए DL कमांड, REN या रीनेम जो है, रीनेम द नेम ऑफ फाइल और डायरेक्टरी। फाइल को ही डायरेक्टरी कहा जाता है, उसी को फोल्डर कहा जाता है, उसको रीनेम करने के लिए कमांड है। एट्रीब कमांड क्या है, एट्रीब्यूट्स, सेट और शो फाइल एट्रीब्यूट्स, जैसे कोई फोल्डर है, फाइल है, उसका एट्रीब्यूट्स क्या हुआ, फाइल नेम, फाइल साइज। जैसे होता है ना, हम जैसे माउस कर्सर ले जाते हैं तो पता चल जाता है, या उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट कमांड से किसी फाइल का एट्रीब्यूट का पता चलता है। बैकअप कमांड है, बैकअप फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। प्रॉम्प्ट जो है, कस्टमाइज डॉस प्रॉम्प्ट। डेल ट्री क्या है, डिलीट्स ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज फ्रॉम अ कंप्यूटर। डेल ट्री जो है, डिलीट ऑल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज फ्रॉम अ कंप्यूटर। हेल्प कमांड, लिस्ट द अवेलेबल कमांड और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक कमांड। MS DOS में जो हेल्प कमांड होता है, उससे आप किसी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। उसके बाद है MKDIR, जैसे न्यू डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी क्रिएट करना है, MKDIR और MD क्रिएट्स अ न्यू सब डायरेक्टरी। मूव्स फाइल और डायरेक्टरीज फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर और फ्रॉम वन ड्राइव टू द अनदर, तो मूव कमांड है। देखिए, हमने कोशिश किया है कि इसमें जो कमांड इंक्लूड किया जाए वो सफिशियंट हो और इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से एक क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कोई भी सोर्स के वो आपके पास MS DOS के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को लर्न कर लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, हम MS DOS की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने एक बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डॉस के कमांड्स, इंटरनल एक्सटर्नल। अब हम यहाँ पर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर के लिए सिस्टम के यूज को इजी बनाता है, और इसलिए ऑल द कंपोनेंट्स और डिवाइसेस जो भी सिस्टम में होता है सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज यूजर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डिवाइस, एक्सेस द मेमोरी, यूजर तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे ही ये सब एक्सेस करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, अब इसको आप लोग पढ़ेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट के बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मतलब बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, इन अ कंप्यूटर सिस्टम देयर इज अ ट्रेमेंडस स्पीड मिसमैच बिटवीन द CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आप समझते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप जानते हैं। ठीक है, जैसे कोई मॉनिटर है, प्रिंटर है, और इनपुट में आपका कीबोर्ड है,
माउस है, तो सबका स्पीड जो होता है वो अलग-अलग है। डिवाइस का स्पीड अलग है और सीपीयू का स्पीड क्या है? अलग है। और इसीलिए दोनों का स्पीड क्या है? उसमें मिसमैचिंग है। The job of an operating system is to maintain a balance between the CPU and the input-output devices. अब बीच में काम क्या कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। किसके किसके बीच में? सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। Apart from this, it has to maintain a balance between the various input-output devices and has to keep the CPU busy in the various processing. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटेंशन होता है ये होता है कि ज़्यादा टाइम प्रोसेसर बिजी रहे। जब प्रोसेसर बिजी होगा तभी रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का सिस्टम का, ठीक, एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट रहेगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू बिजी रहे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है मैनेज करता है। Device management includes some features of input-output devices which are as follows. Device management क्या क्या include करता है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है speed. The speed of different input-output devices are generally different from one another. आप लोग जानते हैं कि डिवाइसेस का स्पीड क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द कीबोर्ड। कीबोर्ड और प्रिंटर की अगर हम तुलना करें तो प्रिंटर का स्पीड फास्ट होता है कीबोर्ड से, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे? कोऑर्डिनेशन मेंटेन करे। किस चीज़ का? स्पीड ऑफ द वेरियस डिवाइसेस के बीच में। डिवाइसेस के स्पीड के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम जो है वो क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यूनिट ऑफ ट्रांसफर। Data can be transferred in the form of units such as character, word, bytes, blocks or records from one component to another and it is maintained by the operating system. अब यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो आपको पता ही ये ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर के फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में, ब्लॉक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको भी कौन मेंटेन करता है? तो मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम लोग चलेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओएस मैनेजेस द डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन को क्यों मैनेज किया जाता है? क्योंकि डेटा भी अलग अलग अंडरस्टैंड करता है आपका सिस्टम डिवाइसेस। सम डिवाइस यूज स्काई कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो कुछ ये यूज करते हैं, और अदर्स यूज बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, या ईबीसी डीआईसी। ईबीसी डीआईसी डीआईसी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड, आप लोग भी बताइए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन को भी क्या करता है? मैनेज करने का काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। शेयरिंग। A device can be either a shareable device or non-shareable device. Operating system work as an interface between the device and the application programs and determines which device can share their task via which application program. जैसे disk drives, hard disk and magnetic drums are shareable devices because they can handle successive requests from different programs or process. एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपना डेटा क्या कर सकते हैं? रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड रीडर्स एंड कीबोर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन शेयरेबल डिवाइस। कीबोर्ड जो है नॉन शेयरेबल डिवाइस है, कीबोर्ड को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। बफरिंग, यहाँ पर एक टर्म है बफरिंग डिवाइस मैनेजमेंट में। इट इज अ टेक्निक ऑफ स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी एरिया कॉल्ड बफर्स व्हाइल डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे में बफरिंग क्या है? बफरिंग एक टेक्निक है। बफरिंग का मतलब ये होता है स्टोरिंग टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी किसी चीज को स्टोर करना, यहाँ पर डेटा को स्टोर करना।
ठीक है। इट कैन बी डन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थ्री रीजंस। इट मैनेजेस द स्पीड मिसमैच बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के स्पीड मिसमैच को क्या करता है, मैनेज करता है। बफर करना मतलब क्या, मैनेज करता है। जैसे आप कोई वीडियो भी देखते हैं तो क्या होता है, बफर होता है। बफर होना मतलब क्या, फास्ट बफर होता है और आप देखते हैं तो आप कंटिन्यूअस देखते रहते हैं और बफर होते रहता है। तो यहाँ पर बफरिंग एक टेक्निक है। इट मैनेज द स्पीड मिसमैच। स्पीड मिसमैच को क्या करता है, मैनेज करता है। इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन द डिवाइसेस। डिवाइसेस के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। इट सपोर्ट्स कॉपी सिमेंटिक्स फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए स्पूलिंग क्या है। स्पूलिंग से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखिएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा टू ए स्पूल और बफर्स और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। सेंडिंग डेटा टू, यहाँ पर एक स्पूलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। स्पूलिंग क्या है, एक प्रोसेस है टू सेंड डेटा टू द पूल। डेटा सेंड करना कहाँ पर, बफर और टेम्पोररी स्टोरेज एरिया में डेटा को ट्रांसफर करना स्पूलिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द स्पूलिंग ऑफ डेटा बाय एडिंग एन एड्रेस लोकेशन with every element in the memory. This data may contain file or process. It is useful because different devices access data at different rates. Most common type of spooling is print spooling, in which print jobs are sent to the print buffer before being transmitted to the printer. Next है process management. Another important function है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को अगर डिफाइन किया जाए तो प्रोसेस है क्या। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। और प्रोसेस इज अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन, या रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। रनिंग स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। और प्रोसेस नीड्स सर्टेन रिसोर्सेस। देखिए कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, और जब सीपीयू टाइम देता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेसर के टाइम चाहिए, ठीक। उस प्रोसेस को अगर कोई इनपुट चाहिए कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए मेमोरी फाइल्स चाहिए। एंड अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत, जैसे कमांड देना है, आउटपुट चाहिए, तो आईओ डिवाइस चाहिए टू एकम्प्लिश इट्स टास्क। तो किसी भी प्रोसेस को क्या क्या चाहिए, सीपीयू का टाइम चाहिए, मेमोरी फाइल्स चाहिए और इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट इज द important part of an operating system which enable the activities of planning, monitoring and performance of the process. यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट ईच रनिंग एप्लीकेशन और प्रोसेस इज ट्रीटेड फेयरली इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर टाइम एलोकेशन इन अ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब मल्टीटास्किंग हो, मतलब मल्टीपल जॉब्स को, मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना हो। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट ही ना हो रहा हो, ठीक है, कोई प्रोसेस इग्नोर हो रहा हो, कोई प्रोसेस को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा हो। तो ये फेयरली क्या करता है, सभी प्रोसेस को देखता है और किसी को ये फील नहीं होता इस एनवायरनमेंट में कि उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस द प्रोसेसर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैंडल्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। कंट्रोल एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक फाइल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू। Schedule process, control execution of applications, create, execute and delete a process, synchronization, communication and deadlock handling for the process, abort और resume process। इतना सारा टास्क एक्टिविटी है जिसको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे प्रोसेस को शेड्यूल करना, ठीक, कंट्रोल एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेस, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल ऑफ द फाइल, मेमोरी, इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू, ठीक, कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस। ये सारा जो है क्या है, एक्टिविटी है। प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स यूजिंग फोर्क, ज्वाइंट और क्विट, ये कमांड्स हैं
और प्रोसेस इज सिंपली डिफाइंड एज प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस का डेफिनेशन आप जानते हैं। एंड अ थ्रेड इज अ सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन अ प्रोसेस। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड आपको समझना है। कई बार ये आ जाता है आपके सामने, ठीक है, थ्रेड शेड्यूलिंग आ जाए, प्रोसेस का ही एक आप समझ लीजिए कि प्रोसेस के अंदर देर आर मल्टीपल थ्रेड्स, या हो सकता है कि सिंगल थ्रेड भी हो और मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस भी हो। तो यहाँ पर इस बात पे देखना, इस सेंटेंस पे ध्यान देना है। प्रोसेस इज सिंपली डिफाइंड एज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस को डिफाइन करेंगे कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एंड थ्रेड क्या है? थ्रेड इज अ सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम विद इन अ प्रोसेस। बिकॉज थ्रेड्स हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेस, दे आर समटाइम्स कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस। तो थ्रेड भी क्या है? थ्रेड एक प्रोसेस के अंदर एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम है जो एक एसोसिएटेड टास्क को परफॉर्म करता है, और मतलब एक छोटा सा हिस्सा आप समझ सकते हैं, और इसीलिए थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। तो ये बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेड इज sometimes called lightweight process, and thread is a single sequence stream within the process. Fork creates another process in the same address space, beginning execution at the instruction level। ये सारा जो है कॉल यूज करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। फोर्क क्रिएट्स अनदर प्रोसेस इन द सेम एड्रेस स्पेस, बिगिनिंग एग्जीक्यूशन एट द इंस्ट्रक्शन लेवल। क्विट टर्मिनेट्स द प्रोसेस। क्विट जो है क्या करता है? प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। ज्वाइंट मर्जेस प्रोसेस इनटू वन। ठीक है, कई प्रोसेस को एक में मर्ज करने के लिए ज्वाइंट यूज करता है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस, तो आप समझ गए लाइट वेट प्रोसेस क्या समझ गए, प्रोसेस मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है ये समझ गए। प्रोसेस शेड्यूलिंग, in a single processor system only one process can run at a time, any other must wait until the CPU is free and can be rescheduled। जब भी हम बात करते हैं सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की, जैसे हमारे सिस्टम में एक प्रोसेसर लगा होता है या मल्टीपल प्रोसेसर नहीं है, ठीक है, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में क्या है? सिंगल प्रोसेसर है, नॉट मल्टीपल प्रोसेसर। तो ऐसे में प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्यों रिक्वायर्ड है? देखिए, इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट ए टाइम। एक ही प्रोसेस एक बार में रन करता है, और अदर प्रोसेस को वेट करना पड़ता है, जब सीपीयू फ्री होगा तब उसको रिशेड्यूल्ड होगा। द गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग का गोल क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग का गोल है कि कुछ प्रोसेस हमेशा रन करे सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ऐसे में मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं एक ही प्रोसेसर के द्वारा। तो वहाँ पर शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वो शेड्यूलिंग में सीपीयू अपना जो टाइम देता है, प्रोसेसर अपना टाइम देता है, वो बहुत ही आ, मतलब होता है ना कि यूनिट ऑफ टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। तो ऐसे में किसी को पता नहीं चलता है कि उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो प्रोसेसेस के बीच में क्या होता है? स्विचिंग होता है। इसी बात को आपको समझना है। यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है? द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द डिवाइस कॉल्ड शेड्यूलर। सिलेक्शन प्रोसेस किसका? प्रोसेस को सिलेक्ट करना, ठीक है, प्रोग्राम को सिलेक्ट करना कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये सीपीयू शेड्यूलर करता है। द सीपीयू शेड्यूलर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और दूसरा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और तीसरा है मीडियम टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है? Whenever the CPU becomes idle, the operating system must select one of the process in the ready queue to be executed। जब भी यहाँ पर आपको एक बात समझना है, selection of the jobs from ready queue, ये किसका काम है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है। जब भी सीपीयू फ्री होगा
वो कहाँ पर दिखेगा? रेडी क्यू में दिखेगा। और रेडी क्यू में आप पहले से मैं बता चुका हूँ कि रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू में P1, P2 ये सब प्रोसेस है। तो रेडी क्यू के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि रेडी क्यू क्या है? मेन मेमोरी में जो लिस्ट फॉर्म होता है, जहाँ पर प्रोसेस स्टोर किया जाता है और जो सीपीयू का वेट कर रहा है वो रेडी क्यू है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यहाँ पर काम करता है। The selection process is carried out by the short-term scheduler or CPU scheduler. The scheduler select a process from the processes in memory that are ready to execute and allocates the CPU to that process. कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको। रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है उसमें से कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा इसको सेलेक्ट करने का काम किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जिसको जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है, सेलेक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम द क्यू एंड लोड्स इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहां पर समझना है आपको, मेन मेमोरी मेन मेमोरी से सीपीयू क्या करता है? सेलेक्ट करता है। तो यहां पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। लेकिन कोई प्रोसेस P1 है, ये जब लोड होगा मेन मेमोरी में तभी ये रेडी होगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम क्यू एंड लोड इनटू द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन। सेलेक्शन ऑफ जॉब्स टू लोड इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से क्या करता है? सीपीयू लेता है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। और यहाँ से मेन मेमोरी में लोड करना ये क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है। प्रोसेस लोड्स इनटू मेमोरी फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होता है, उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी। मेन मेमोरी से प्रोसेस को क्या करता है? रिमूव करता है। इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। दिस शेड्यूलर इज इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग द स्वेप्ट आउट प्रोसेसेस। सपोज देखिए यहाँ पर एक बात समझिए। सपोज मेन मेमोरी में प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक। अब इसमें P1 यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करना है, बट मेन मेमोरी इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय दीज प्रोसेसेस, तो यहाँ से एक प्रोसेस को क्या करना? एक प्रोसेस को यहाँ से हटाना, रिमूव करना, और दूसरा कोई प्रोसेस P5 है उसको यहाँ लाना, ये है स्वैपिंग। तो स्वैपिंग में जो प्रोसेस यहाँ से हटाया जाता है, ठीक है, प्रोसेस जो, इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहेंगे। रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग। बट द प्रोसेस विच इज रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट आउट। मतलब इसको स्वेप्ट आउट कर दिया जाता है, लेकिन प्रोसेस को स्वैपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग। मीडियम टर्म शेड्यूलर यहाँ पर काम करता है। इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। व्हाट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो है 4 है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले सेशन में भी, कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी, मीन्स द नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर 4 में से एक को हटा दिया गया, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस हो जाएगा। This scheduler is in charge of handling the swept out processes. आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। स्वैपिंग थोड़ा सा और इसको मैं बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन इससे आता है। इट इज अ memory management scheme in which any process can be temporarily swept from main memory to the secondary memory so that the main memory can be made available for the other process। अभी हमने ये ऑलरेडी ये बता दिया है, ठीक है, इसको आपको रीड कर लेना है, समझ में आ जाएगा। इट इज यूज टू इम्प्रूव मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेन मेमोरी की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्वैपिंग यूज होता है। और स्वैपिंग जो टेक्निक है वो किसका है? मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है। अगेन दिस इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है। शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? एज प्रोसेस इंटर द सिस्टम दे आर पुट इनटू अ जॉब क्यू। जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में इंटर करता है, सपोज P1, तो उसको कहाँ पर रखा जाता है? जॉब क्यू में रखा जाता है। ठीक है,
द प्रोसेस विच आर इन रेडी स्टेट इन द मेन मेमोरी आर पुट इन टू रेडी क्यू। अब जॉब क्यू के बाद कहाँ पर चला जाता है? जॉब क्यू के बाद ये चला जाता है रेडी क्यू में। ठीक है, तो जॉब क्यू आप समझ गए। जैसे ही कोई प्रोसेस सिस्टम में इंटर करता है उसको हम कहेंगे जॉब क्यू। ठीक है, और वहां से जॉब को शेड्यूल करना मतलब क्या? विच जॉब इज गोइंग टू बी स्टोर इन लोडेड इनटू मेमोरी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। जॉब क्यू से रेडी क्यू में भेजने के लिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहाँ पर रेडी क्यू का मतलब कि यहाँ से प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। द प्रोसेस विच आर इन रेडी स्टेट इन मेन मेमोरी आर पुट इनटू द रेडी क्यू। The process waiting for a particular IO devices are put into device queue. अब सपोज रेडी क्यू से कोई प्रोसेस चला गया तो अब वो क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा। अब एग्जीक्यूशन के दौरान अगर सपोज किसी भी प्रोसेस को वेट करना है फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो उसके लिए कौन सा क्यू फॉर्म होता है? तो यहाँ पर फॉर्म होता है डिवाइस क्यू। तो आपको यही पढ़ना है, जॉब क्यू क्या है, रेडी क्यू क्या है, डिवाइस क्यू क्या है। जॉब क्यू का मतलब हुआ वंस अ प्रोसेस इंटर इनटू द सिस्टम, it is kept or it is stored in job queue, and the process which are ready for execution and waiting for the CPU are loaded into the main memory where ready queue is formed. And during execution, if a process require input output device, then it is put into the device queue. तो जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू समझ में आ गया। यहाँ पर जॉब क्यू से रेडी क्यू, ठीक है, मतलब यहाँ से मेन मेमोरी में सेलेक्ट करके लोड करने को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है, और रेडी क्यू से प्रोसेसर के पास जाना, ठीक है, मेन मेमोरी से एग्जीक्यूशन के लिए जाना, तो रेडी क्यू से यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए जाना, तो यहाँ पर काम करता है कौन सा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। और सपोज रेडी क्यू मेन मेमोरी है, यहाँ से कोई प्रोसेस रिमूव करना है, कोई प्रोसेस रिमूव करना है, तो यहाँ पर काम करेगा कौन सा? यहाँ पर काम करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। अभी हमने बताया मीडियम टर्म शेड्यूलर जिसका काम है स्वैपिंग करना, ठीक। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यूज टू कंपेयर वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए एल्गोरिदम्स अलग अलग होते हैं, बट उसको किस क्राइटेरिया पर कंपेयर किया जाता है? पहला तो सीपीयू यूटिलाइजेशन, कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, इट रेंज बिटवीन द 0 to 100%। सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्राइटेरिया है कि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे, ठीक है। थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। थ्रूपुट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम या नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। तो ये प्रोसेसर का थ्रूपुट हो गया, मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड इन पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। टर्न अराउंड टाइम क्या है? द टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट, ठीक है। द टर्न अराउंड टाइम, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था और एक्सप्लेन किया था इससे पहले वाले सेशन में। प्रोसेस सबमिशन से लेके प्रोसेस कंप्लीशन तक के टाइम को कहा जाता है टर्न अराउंड टाइम। द सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टिल द कंप्लीशन, इसको हम कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। इट मीन्स कि टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकाला जाता है? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में जब वेट करता है, ठीक है, रेडी क्यू में उसको वेटिंग टाइम कहा जाता है। प्लस एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब प्रोसेसर उसको एलोकेट करके और उसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन टाइम, प्लस टाइम स्पेंट इन इनपुट आउटपुट। और सपोज उसको कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए उसने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और टाइम स्पेंड टू गेट इनटू मेमोरी, और मेमोरी में आने तक जो समय लगा।
इसको सब जोड़ दीजिएगा तो टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है। वेटिंग टाइम क्या है? टाइम स्पेंट बाय अ प्रोसेस इन रेडी क्यू। मैंने ऑलरेडी बता दिया, रेडी क्यू में जो टाइम स्पेंट होता है उसको वेटिंग टाइम कहा जाता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ इससे पहले क्लास में, ठीक है? तो प्रैक्टिस के लिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आप एक बार देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन कराया था एमसीक्यू इससे पहले सेशन में। अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, द टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आपको ये नहीं समझना है, कंफ्यूजन होता है रिस्पॉन्स में और टर्न अराउंड टाइम में। प्रोसेस सबमिशन से कंप्लीशन को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। रिस्पॉन्स में सबमिशन से लेकर के और पहला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसके बीच के जो है ड्यूरेशन को कहा जाता है रिस्पॉन्स टाइम। कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन, तभी जा करके हम ज़्यादा और भी अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में भी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, उसको पढ़ने के बाद जो मैं कोशिश करूँगा कि कल के सेशन में उसको इंक्लूड किया जाए। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, उसमें सभी टाइप के शेड्यूलिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट दिस क्यू। कौन सा क्यू फॉर्म होगा जब इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करेगा? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा डिवाइस क्यू, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिवाइस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ शेड्यूलर। शेड्यूलर का मतलब है शेड्यूलिंग ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द जॉब, सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, शेड्यूलर का काम है। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एवरेज टर्म। अभी आपने पढ़ा मीडियम टर्म जो स्वैपिंग के लिए काम करता है, शॉर्ट टर्म जो रेडी क्यू से रेडी क्यू से प्रोसेस करने के लिए सेलेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म जो जॉब क्यू से, मतलब जो जॉब सेलेक्ट होता है मेन मेमोरी में लोड करने के लिए, वहाँ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पर एवरेज टर्म शेड्यूलर कोई टाइप नहीं होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन द सस्पेंडेड प्रोसेस इज मूव्ड टू द सेकेंडरी स्टोरेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। सस्पेंडेड प्रोसेस इज मूव्ड टू द सेकेंडरी स्टोरेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्वैपिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिल इन द ब्लैंक्स इज द मैकेनिज्म टू स्टोर एंड रीस्टोर द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। मैकेनिज्म टू स्टोर एंड रीस्टोर द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, आज की कम्युनिटी पोस्ट में भी और टेलीग्राम पे भी आप लोगों को इसके बारे में बताया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में, ठीक है? आप लोग उसको पढ़ लिए होंगे तो आंसर आप लोग दे पाएंगे इसको, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो लोग नहीं पढ़े होंगे आप लोग जाके पढ़िए, आपके लिए होमवर्क रहेगा। चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जा कर के इसको रीड करिए और उसको लाइक कर दीजिए, बस यही होमवर्क है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन, प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेसर को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, बट वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वायरस से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करता। वायरस के लिए हमको यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज करना पड़ता है, जिसको हम क्या करते हैं, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज एंटीवायरस। Fill in the blanks is when multiple jobs are executed by the CPU simultaneously by switching between them. ठीक है, बताइए, is when multiple jobs are executed by the CPU simultaneously by switching between them, इसको कहा जाएगा मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाएगा? मल्टीटास्किंग। ऑप्शन बी इज राइट। तो और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे आज, इतना ही। और आज मेन था कि जो कॉन्सेप्ट था, वो टर्म्स वगैरह वो सबको आप लोग एक बार खुद से भी रीड कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस और शेड्यूलिंग के टाइप्स वगैरह हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। आप लोग रेगुलर रहिए, आप लोग रेगुलर रहिए। बीच बीच में कभी कभी ऐसा होगा, रेयर केस में, जब सेशन नहीं आएगा आपका। अदरवाइज 9 PM तो एकदम फिक्स टाइम है, और समटाइम्स 10 PM, ठीक है? अगर थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहा मेरा, सीपीयू के जैसा अगर मैं भी बिजी रहा, तो और मेरा कोशिश रहेगा कि आपके लिए वैल्यूएबल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेंट मिले। साथ में आप लोग को मैं फिर बोलूँगा कि चैनल के कम्युनिटी वगैरह को देखते रहिएगा,
जब मैं फ्री रहता हूँ तो वहाँ पर कुछ अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके डालता हूँ। आप लोग अगर उसे रीड करेंगे, आप लोग उसको पढ़ेंगे, तो मैं भी समझूंगा कि आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो मैं और भी क्वेश्चंस वहाँ पर डालते रहूँगा। और टेलीग्राम पर भी मैं अब धीरे-धीरे कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं वहाँ पर भी डालूँ, ताकि उससे आप लोग पढ़ें। और धीरे-धीरे होता क्या है कि हम अपने से तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उतने ब्रॉड लेवल पे नहीं जाता है कि हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी टर्म्स हो सकता है। तो हमारी जो थोड़ी-सी इतने समय का जो अनुभव है, इसी का तो आप लोगों को बेनिफिट लेना है, और मेरा कोशिश रहेगा कि 100% आपको लाभ मिल पाए। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और शेयर ज़रूर करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, ताकि और भी हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बीपीएससी के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, वो लोग जुड़ पाएँगे। थैंक यू सो मच।